नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि विभिन्न PCS परीक्षा, IAS परीक्षा, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं, कहा जाता है भीकाजी रुस्तम कामा को। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थीं। उन्होंने यूरोप अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था। जनेवा से वंदे मातरम पत्रिका निकाली। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ड, जो कि जर्मनी में है, की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं ही तैयार की थी। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। 1935 में 74 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौट आईं और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। भारतीय क्रांति की मां के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? भीकाजी रुस्तम कामा जी ने फहराया था। किसने? भीकाजी रुस्तम कामा ने सबसे पहले इन्होंने झंडा फहराया था। कहां पे? जर्मनी में स्टुटगार्ड में इन्होंने फहराया था। ठीक है, आइए, 1907 में फहराया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? ऊधम सिंह तो एक हैं जिसने डायर की हत्या की थी, वही मदन लाल ढींगरा। सी ऑप्शन सही है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को फांसी मिली थी। हमें ज्ञात है कि मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली तथा कोवास लोलक्का को गोलियों से भून दिया था इन्होंने। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। वहीं ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन में 1940 में, ठीक है, हत्या कर दी थी। फलतः उन्हें फांसी मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। कामागाटा मारू क्या है? कनाडा यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत्र था। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, आप जरा व्याख्या सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये IAS का प्रश्न है। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत्र है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरुदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्री को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई के लिए हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक की अगुवाई में तटीय समिति, जिसे शोर कमेटी कहते हैं, का गठन हो गया। अमेरिका में रह रहे भारतीय, कौन कौन भारतीय? भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहनलाल सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चला दिया। कामागाटा मारू जहाज के फिर बजबज माने कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हो गया, जिसमें 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल भेज दिया गया। ठीक है, अब इसी से अब प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो देखिए, बाबा गुरदीप सिंह संबंधित हैं, याद रखिएगा, गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? एक जलपोत के नाते यह प्रसिद्ध है। वह कौन था जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस। इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा गया है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। 42 के दौरान, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 14 जून 19 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में
इसको विधिवत रूप प्रदान कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। बंगाल विभाजन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद क्या हुआ? तो हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन और सहायक संधि। सबसे बाद में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। सहायक संधि ये पहले की बात है 1798, स्थायी बंदोबस्त 1793, हड़प नीति 1748 में जब डलहौजी साहब आए थे तब इन्होंने हड़प नीति निकाली थी। एक बार व्याख्या देख लीजिए। 1793 में कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। वेलेजली ने 1798-1805 में भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि की थी। डलहौजी 48 से 56 तक रहे थे और राज हड़प नीति की इन्हीं की नीति है। वहीं बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था, पूरे देश में लागू हो गया था। उसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन में संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया था। आइए आते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किस लिए प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया था। बी, बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। 1905 बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो करजन साहब के कार्यकाल में हुआ था। आइए, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर करजन साहब। बंगाल विभाजन के समय भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1993 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सेवाएं दी थी। तो सर एंड्रयू फ्रेजर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल विभाजन के समय। किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? एसएन बनर्जी का नाम आता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रमुख नेता थे बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। रविन्द्रनाथ टैगोर इस बारे में आपको आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय कोऑर्डिनेशन संबंध के समर्थक भी थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है तथा यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझ में गलती करे। आइए अगले से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं की बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो के मित्रा ने दिया था। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, सरकारी अधिकारी और सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके सुझाव का समर्थन जिला खुलना बगेरहाट 16 जुलाई 1905 को जनसभा द्वारा किया गया। तो किसने किया था? कृष्ण कुमार मित्र ने, के मित्र ने। बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ये आंसर सही है। ठीक है, आइए IAS के प्रश्न पर आ जाते हैं। 2000 प्री में पूछा गया 10 में। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक क्या कारण था? तो करजन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के बहिष्कार का तात्कालिक कारण था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलता यहाँ दोबारा विभाजन भी हुआ था। 1911 में विभाजन हुआ था। देखिए इसकी व्याख्या कर लीजिए। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। खूब पैसा खर्च किया गया, है ना। लेकिन उस समय भारत में अकाल पड़ा था, लोग गरीब बहुत थे, लेकिन इतना पैसा ब्रिटिश सम्राट और उनकी महारानी के लिए खर्च करना ठीक नहीं था। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ में कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप में बंगाल को एक प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा, बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नए प्रांत बना दिया गया, जैसा कि उनकी स्थिति 1874 में थी।
सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, आइए लॉर्ड कर्जन द्वारा, अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। देखिए 1911 में बंगाल के विरोध के कारण बंगाल को फिर कब एकीकृत किया गया? 1911 में। रिपीट क्वेश्चन है। आइए 1905 में लॉर्ड कर्जन किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? देखिए जॉर्ज प्रथम दिल्ली में 1911 में साहित्य दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, 1911 तक मतलब। आइए अगला प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बम्बई, पुणे, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने पंजाब उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में किया था। निम्नलिखित में से 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अब प्रभावित रहा था? महिलाएं प्रभावित थीं, वहीं बुद्धिजीवी प्रभावित थे, कृषक और मुसलमान अप्रभावित थे। सी ऑप्शन सही है। ये बिहार का क्वेश्चन था। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो यही आपका स्वदेशी आंदोलन जो था, यहाँ वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घर में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल की घोषणा हो गई, जनता ने जुलूस निकाला, सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया, फिर सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाते हुए प्रदर्शन किया। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया। लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखियां बांधी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेजी उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। आइए IAS का प्रश्न है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। यही ऑप्शन देखिए गलत है। 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व लियाकत हुसैन ने नहीं किया था। इसका 12 साल सम्मेलन 1906 में M अब्दुल रसूल ने किया था। M अब्दुल रसूल ने किया था, लियाकत हुसैन ने नहीं किया था, M अब्दुल रसूल ने किया था। आइए आगे के प्रश्न पर देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, सही। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था, सही। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया, ना ही वे इसमें शामिल हुए, ये भी सही है। या बंगाल तक सीमित रहा? नहीं, बंगाल से और जगह भी गया था, कई जगह नेतृत्व हुआ था। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि यह बम्बई, पुणे में है ना, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मद्रास तक फैला था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो यह बंगाल तक सीमित नहीं था। डी ऑप्शन गलत है। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविन्सन जुड़े थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। देखिए ब्रिटिश पत्रकार HW नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेयरी क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में संपादित किया। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया किसका है? HW नेविन्सन की पुस्तक है। ठीक है, आइए अगला और अंतिम क्वेश्चन। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इंपॉर्टेंट है की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, अवनींद्र नाथ टैगोर ने। व्याख्या देख लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राचीन कला मूल्यों का पुनर्जीवन तथा आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।